स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका जो है अध्ययन करने वाले हैं। और उसमें जो है इसका 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। क्लास 10 का यदि फिजिक्स का बात किया जाए तो ये चैप्टर प्रकाश जो है सबसे लंबा है, केमिस्ट्री में कार्बन सबसे लंबा है, और बायोलॉजी में चले जाएंगे तो जैव प्रक्रम। ये तीनों में ये काफ़ी लंबा है। इसमें एक शॉर्ट में जो काफ़ी लेंथ इसका बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में करके लाएंगे। इसमें हम सिर्फ परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण से रिलेटेड जो भी रहेंगे क्वेश्चन। और अगले वीडियो में यानी इसका पार्ट 2 में हम जो है अपवर्तन के बारे में और जो है लेंस के बारे में, गोलीय लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाश जो है कहा जाता है, जैसे आपके जो है किताबी भाषा में दिया हुआ कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है या ऊर्जा का एक जो है स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या जो है किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है प्रकाश। अब कैसे? इसमें जो है जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यदि अंधेरे में चले जाइएगा तो अंधेरे में क्योंकि प्रकाश नहीं है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि प्रकाश वहां पर टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं आ रही, क्योंकि वहां प्रकाश है ही नहीं। तो प्रकाश जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर जो है मानव नेत्र का एक जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें बोला गया लाइट जो है, जैसे हम जो है इस मार्कर को इसे देख रहे हैं तो लाइट यहाँ पर आया और इससे टकराकर हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचा। तो यहाँ जो है लाइट जो यहाँ आंखों तक गया और रेटिना तक गया, जो हमें महसूस कराता है कि सामने कोई वस्तु क्या है, कैसा है, उसका आकार वगैरह ये सब दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो वही दिखाया गया है। बाकी जो है अलग अलग प्रकाश के स्रोत हो सकते हैं, जैसे सूर्य से, चंद्रमा से। हालांकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट होकर चमकता है, बल्ब जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कैंडल, बकलोल कहेगा, तुम लोग इसी को देख रहे होगे, है ना। हम यहाँ पे कैंडल लगाए हैं कि वहां पे प्रकाश देखने के लिए तुम्हारा ध्यान यहाँ पे होगा। और यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है प्रकाश का स्रोत हो सकता है। बाकी जो है जिससे प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी जो जिससे जो प्रकाश नहीं निकलती उसे अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे दीप्त वस्तुएं में जलती हुई मोमबत्ती आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, सूर्य हो जाएंगे, जितने भी तारे हैं, क्योंकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है तो वो सब दीप्त में आ जाएंगे। और अदीप्त में जैसे बेंच ले लीजिए, डेस्क ले लीजिए, जो भी दीवार ले लीजिए, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, उससे प्रकाश नहीं निकलता, तो वो अदीप्त। अब प्रकाश में क्या होता है? किरण होती है। किरण देखिए क्या है कि दीप्त वस्तु जिससे जो है प्रकाश निकलती है, से प्रकाश का निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए प्रकाश जो है निकल रही है, लेकिन इसका बहुत सारा जो अलग अलग रेखा जो अलग अलग डायरेक्शन में ये सब जो जा रहा है, ये क्या है? किरण है। अब ये बहुत सारे किरण हो जाएंगे तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ये आप जानते हैं कि किरण पुंज किसे कहेंगे? तो बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ये वो छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हमें क्लियर करना जरूरी है, तभी हम मेन चैप्टर को समझ पाएंगे। अब हम समझते हैं परावर्तन के बारे में कि प्रकाश तो समझ लें कि प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बाकी जो उस परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकरा करके जब वापस उसे लौटती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। से गेंद लीजिए, गेंद को दीवार में से करके मारते हैं तो वो वापस लौटता है, तो वहां पर वो क्या हो गया? गेंद का परावर्तन। और वही जब हम प्रकाश जब वहां पे देते हैं, प्रकाश लौट करके आएगा तो वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। हम देखिए जब कोई चमकीली सतह से प्रकाश लौटती है, टकरा करके जब वापस लौटती है, तो यह घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है मान चलिए एक चमकीली सतह या आईना कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ से जो है ये प्रकाश यहाँ पर आई और यहाँ से ये टकरा करके फिर वापस इधर से लौट गई, तो ये जो घटना कहलाएगा क्या? प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ से जो है बीच में काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं या लंब बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे यदि लेना चाहें तो मान चलिए कि ये क्या है, एक हम ले लेते हैं चमकीली सतह आईना मान चलिए। अब यहाँ जो है एक तरफ से आईना क्या होता है? पेंट होता है, और एक तरफ उसका क्या होता है? चमकीली सतह। अब यहाँ से ये प्रकाश यहाँ पर आएगी और ये टकरा के क्या होगी? वापस जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब बीच में क्या होगा? एक काल्पनिक रेखा होता है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब। तो ये हो गया जो किरण जो आ रही है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो होता है आपतन कोण, इसे हम आई से दिखाते हैं। और ये कोण जो है परावर्तन होने के बाद जा रही है तो ये कहलाता है परावर्तित किरण। ये कहलाती है परावर्तित किरण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी जितने कोण पे आती है उतना ही कोण पे ये क्या होती है? वापस जाती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश के परावर्तन के ये 3 नियम, जो 2 नियम है, ये आपको क्लियर रखना है। एक तो आपतन कोण यानी कोण आई बराबर परावर्तन कोण कोण आर, यानी आई और आर का मान क्या होगा? बराबर। दूसरा जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं। यानी यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपतित किरण भी है
परावर्तित किरण भी और जो अभिलंब है वो एक ही तल पर स्थित है। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है जो आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है आईना जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। जैसे ये जो देखिए, तो ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, समतल है। जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण। तो इस समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा बने गए प्रतिबिंब की विशेषताएं हमें देखनी है। तो इसमें हमें देखेंगे, पहला जो बोला गया यह सीधा तथा आभासी होता है। सीधा कहने का मतलब है कि यदि हम इसमें लेंगे तो ये जो है, ये वाला भाग यदि ऊपर है तो आईना में भी, जो समतल दर्पण में भी, ये ऊपर ही दिखाई देगा, ये सीधा होता है। आभासी कहने का मतलब है कि ये दर्पण के पीछे बनता है, यानी ये दर्पण में बन रहा है, वास्तविक दुनिया में नहीं बन रहा। जो दर्पण के बाहर बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जो सीधा ये जो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अभी हम आभासी और वास्तविक के प्रतिबिंब के जो अंतर देखेंगे उसमें क्या होता है, दोनों में अंतर। तो ये पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और आभासी होता है। यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के कहने का मतलब है कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब होगा। जैसे ये है इतना बड़ा मार्कर, तो इसमें प्रतिबिंब भी इतना बड़ा ही बनेगा। तो यही बोला गया है कि वस्तु के आकार के बराबर। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर जो वस्तु रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम इस मार्कर को नजदीक लाएंगे तो इसमें भी प्रतिबिंब नजदीक होगा। जैसे जैसे हम दूर करते जाएंगे ये जो प्रतिबिंब आईने में भी क्या होगा, उधर की ओर दूर दूर होते जाएगा। तो जो है दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, दर्पण के में जो है प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर बनता है। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। चौथा में बोला गया कि यह पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित कहने से मतलब है कि ये जो है हमारा जो लेफ्ट होगा ना वो आईना में, समतल दर्पण में वो राइट हो जाएगा, और हमारा जो राइट होगा वो उसमें लेफ्ट हो जाएगा। यानी आप कोई चीज सीधा चीज लिख करके आईने में देखिएगा समतल दर्पण में तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा, और यदि उल्टा लिख के देखिएगा तो सीधा दिखाई देगा। इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तित। जैसे देखे होंगे एम्बुलेंस की गाड़ी में जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, ऐसे होता है AMBULANC और ई। एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा होता ताकि जो आगे में कोई गाड़ी जा रही है वो यदि साइड मिरर में अपना देखेगा तो उसके आईने में ये क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। और सीधा दिखाई देगा तो पढ़ लेगा, चाहे एम्बुलेंस आ रही तो उसे साइड दे दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं पार्श्व परावर्तित। यानी जो है दर्पण उसका प्रतिबिंब जो है उसका जो दिशा जो साइड जो होता है ना बदल जाता है, उसका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट जो है लेफ्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं पार्श्व परावर्तित। तो ये जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण जो है उसका परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं होता है, वो जो है या तो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है या अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। हमारे पास है, दोनों लेकर के आए हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ऊपर की ओर उठा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण। इसमें देखिए कि ये जो है परावर्तक पृष्ठ इससे क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ। ये जो है मान चलिए कि इधर से क्या है, इसका पेंट किया हुआ है, और ये जो है यहाँ पर चमकीली सतह इसका ये है, ये हो गया चमकीली सतह। और इधर से बात करें ये अवतल दर्पण, तो ये इधर से पेंट है इसका, और ये वाला भाग इसका क्या हो गया, चमकीली सतह। तो ये होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ देखिए ये है उत्तल दर्पण, इसको देखेंगे साइड से छूने पे महसूस होता है ये जो बाहर से क्या है, ऐसे करके थोड़ा सा उठा हुआ कर्व है। और वहीं इसकी बात करें तो ये जो है ना अंदर की ओर हल्का सा धसा हुआ होता है, ऐसे होता है, ऐसे चम्मच होता है ना, चम्मच का एक साइड होता है धसा हुआ, वो मान लीजिए अवतल दर्पण, और दूसरे साइड उसका क्या होता है, उठा हुआ, वो मान लीजिए उत्तल दर्पण। तो ये हो गया जिसका ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है, यानी उसका परावर्तक पृष्ठ जिसका ऊपर की ओर उठा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हल्का धसा हुआ होता है वो होता है अवतल दर्पण। अब इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं भी देखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता क्या है। तो ये होता है गोलीय दर्पण के प्रकार है, इसी को मिला दिया जाता है दोनों को तो कहलाता है गोलीय दर्पण। अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में कि दोनों दर्पण में कुछ जो है बिंदु होते हैं उसके हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे बात किया जाए कि यहाँ पे दिया गया ध्रुव, तो दोनों दर्पण की बात करें, ये क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है तो ये है अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा हुआ तो ये है उत्तल दर्पण। दोनों में सेम चीज होगी। ये सब जो पॉइंट हम लिखे, पहला ध्रुव है, यानी जो है दर्पण के बीच में कहीं पे यदि पॉइंट लेंगे बीच में, वो क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव हम इसे पी से दिखाते हैं।
अब इसमें बात करेंगे तो इसमें भी वही होगा, यदि हम बीच में कहीं पे एक पॉइंट लिया जाएगा, यानी सबसे बीच वाला जो भाग होगा ये जो है, अब इसमें बात करें तो सबसे जो बीच में होगा वो क्या होगा, ध्रुव होगा। अब ये जो है उत्तल दर्पण में लेंगे तो इसमें भी सबसे बीच वाला भाग क्या होगा, ध्रुव होगा। तो इसी को कहा जाता है ध्रुव, यानी पी से डिनोट करते हैं, पोल, पी हो गया। इसका बात किया जाए फिर ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहने का मतलब है कि ये ना, ये जो है किसी न किसी एक ना लग रहा है कि एक गोले का भाग हुए, ऐसे करके यदि हम इसको पूरा यदि हम बनाना चाहें तो एक क्या बन जाएगा, एक जो गोला बन के तैयार होगा। तो गोला बन के तैयार होगा तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, एक केंद्र होगा, बीच में सेंटर होगा कहीं ना कहीं। तो इसी को कहा जाता है इसमें वक्रता केंद्र। इसको मिटा दिया जाता है, मिटा देंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इसे हम सी से दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से ये भी क्या होगा, किसी न किसी एक क्या होगा, गोले का भाग होगा। ऐसे करके बनाएंगे तो ये क्या बन के निकल जाएगा, गोला। अब यहीं से हमें इसका बीच वाला भाग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। हम इसे सी से दिखाते हैं। तो ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो है दर्पण के या गोलीय दर्पण के सबसे बीच में जो मुख्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, और वो जिस गोले का भाग प्रतीत होता है उसका जो है मध्य बिंदु, यानी उसका केंद्र, एक तरह से क्या कहेंगे, हम उसे वक्रता केंद्र कहेंगे। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे हम ये कहेंगे, इसका नाम होता है एक्स, एक्स डैश, जो भी देना चाहे दे दें, एक्स एक्स डैश अमूमन नाम दिया जाता है उसमें। इसी तरह से इसमें भी यदि चलेंगे तो मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम इसे कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष। इसे एक्स एक्स से डिनोट किया जाता है। तो मुख्य फोकस की बात करें तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो बिंदु होगा ना उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम एफ से दिखाते हैं। इसमें भी बात करेंगे तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा मुख्य अक्ष, यानी हम उसे मुख्य फोकस हम इसे कहेंगे। फोकस दूरी की बात करें तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ये हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी। अब यहां से जो है इसमें भी वही करेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी, मुख्य फोकस के बीच की फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या हो गया ये, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। हम इसे आर से दिखाते हैं। और उसी तरह से यहां से देखेंगे तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। द्वारक, द्वारक जो है यहाँ से हम इसका एक व्यास खींच देंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की रेखा, अमूमन जो इसे एम नाम दिया जाता है, देखिएगा नाम कुछ भी दे देंगे तो एम इसका क्या हो गया, द्वारक हो गया। उसी तरीके से यहाँ यदि हम देखेंगे तो यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे, इसका भी यदि हम एम नाम दे दें तो एम यहाँ पर क्या हो गया, द्वारक हो गया। तो इतनी चीजें आपको रखनी है क्लियर। उसमें जो दर्पण में, गोलीय दर्पण में ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, द्वारक हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो भी कहें। तो ये सब जो होता है मेन मेन पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट। जब हम इसका किरण आरेख बनाएंगे तो ये हमें जो है मदद करेगा वहां पर बनाने में। ये सब चीजें आपको रखना है क्लियर। अब देखिए जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन हम जो है समझेंगे कि जब प्रकाश यहाँ पर गोलीय दर्पण पर पड़ता है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग दर्पण में, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला क्या है कि यदि चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यदि वो किरण आ रही है कहां पे, ध्रुव पे, तो ध्रुव पे जितना ही कोण पे आती है उतना ही कोण पे क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ये आपको बात रखनी क्लियर। चाहे वो ये हो गया अवतल दर्पण, यदि हम उत्तल दर्पण में बात करें तो ये जितना कोण पे आएगी ध्रुव से उतना ही कोण पे क्या होगी, वापस लौटेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, जितना कोण यानी ये क्या हो गया आई और ये क्या हो जाएगा आर, तो यहाँ आई बराबर आर। यहाँ भी यदि करेंगे तो ये हो गया आई और ये हो जाएगा आर, तो यहाँ भी आई बराबर आर। तो दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, ये क्या है हमारा मुख्य फोकस, एफ से डिनोट है, तो मुख्य फोकस से आने के पश्चात परावर्तन के बाद वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये अब इसके क्या होगी, समांतर लौटेगी, कोई भी दर्पण हो। उसी तरीके से यदि हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के सामने आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये पार तो जाएगा नहीं किरण, इधर क्या होगा, अब प्रतीत होगा कि इधर आ रही है। आने के बाद यहाँ से परावर्तन होगा और यहाँ से जो वापस लौट जाती है किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इसके जो समानांतर लौट जाती है। तो जो है दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि यदि कोई किरण जो है मुख्य फोकस पर से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि अवतल दर्पण में तो आएगी लेकिन उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। तो ये जो हो गया आती हुई प्रतीत होगी या आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी।
ठीक उसी तरीके से यदि इसका जो है अगला पॉइंट देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा रखना है आपको क्लियर। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर भी यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो यहाँ पर जो है आने के पश्चात यहाँ पर क्या होगा, ये जो है परावर्तन के पास बाद इधर जाएगी और इधर जो है हमें क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। तो ये जो है तीसरा पॉइंट आपको याद रखना। चौथा में बोला गया है यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण आ रही है या आती हुई प्रतीत होती है तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यहाँ पर भी जो है वही है, ये क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो यहाँ तो पीछे जाएगी नहीं, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ आने के बाद वो फिर जो क्या होगा, इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो 4 पॉइंट। पहला तो ये है यदि ध्रुव वे जितना कोण पे आती है उतना ही कोण पे वापस लौट जाती है। ठीक है, कोई भी चाहे दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो। फिर अगला देखेंगे कि यदि जो है मुख्य फोकस से आ रही है तो समानांतर के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, और यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। अगला देखें कि यदि जो है वक्रता केंद्र से आती हुई या सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये 4 पॉइंट आपको रखना क्लियर। यही 4 पॉइंट हमें किरण आरेख बनाने में मदद करेगी। आगे देखेंगे। अब इसमें जो है बोला गया अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब भी हमें देखना है। देखिए अब हम समझते हैं अवतल दर्पण में कि यदि जो है हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसे होगी, बड़ा होगा छोटा होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए पहला जो इसमें बोला गया है कि जो आपके बुक में है कि अवतल दर्पण में यदि हम जो है वस्तु को अनंत पे रखेंगे, यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया है। अब इसका एक साइड ये क्या रहेगा, ये रहेगा इसका पेंट किया हुआ, क्योंकि जो है दर्पण में एक साइड रहता है पेंट किया हुआ और एक साइड उसका क्या रहता है, चमकीली सतह रहती है, जहां पर जो है प्रतिबिंब हमें दिखाई देती है। ये हो गया इसका चमकीली सतह। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये इसका हो गया ध्रुव, मान चलते ये हो गया ध्रुव, और यहाँ से जो है ये इसका चला गया मुख्य अक्ष हो गया, इसको हम मान लेते हैं P। अच्छा यहाँ पर जो क्या होगा, कहीं ना कहीं दूरी पे एक जो है मुख्य फोकस होगा और यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र होगा, C मान लिए। अब यहाँ से जो है कहीं पे जो है दूर से वस्तु, क्योंकि वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत पे, वस्तु को बिंब बोला जाता है ना, और उसी जो छाया बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम वस्तु बोलें या बिंब बोलें, तो यहाँ पर जो है कहीं पर जो है अनंत पर रखा गया, उसका जो है किरण आ रही है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है अनंत से इधर से, और यहाँ जो है यहाँ पर भी अनंत पे रखा गया, अनंत से आ रही है और ये आ गई यहाँ से टकरा गई, कहाँ टकराई, अवतल दर्पण से। पहला पॉइंट हमने आपको पीछे क्या बताया, यदि कोई जो है प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, यहाँ पर क्या है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। तो अब यहाँ से कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से, ये भी कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो जो दोनों जहाँ पे कटा वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा एकदम बिंदु साइज। तो यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन हम क्या लिखेंगे, पहला तो लिखेंगे बिंब की स्थिति कैसी थी, सॉरी बिंब की स्थिति कहाँ रखे थे, अनंत पे। तो वहां पर जो है प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पे। उसका साइज कैसा था, बिंदु साइज, उसे हम अत्यधिक छोटा भी बोलेंगे। देखिए अनंत पे रखे, दोनों रेखा कहाँ पे कटा, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे कटा, यानी वही हमारा क्या बना, प्रतिबिंब। इसका साइज कैसा, बिंदु साइज एकदम छोटा, और इसका जो है प्रकृति आपको याद रखनी है कि वो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। अभी अगला देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये तो छोटा था तो हमें पता नहीं चला। यहाँ पर जो हम क्या ले लेंगे, इसका ध्रुव, यानी कि ये है P, ये है इसका F यानी कि मुख्य फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब जो है हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, C से परे। C से परे कहने का मतलब होता है कि अनंत, पहले कहाँ रख रहे थे, अनंत पे। अब जो अनंत और C के बीच में, मान चलिए कि हम यहाँ ले आए, अब यहाँ लाने के बाद हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए। अब इसका जो है हम यहाँ से प्रकाश देंगे तो इसका प्रकाश ऐसे जाएगा कुछ इसके समानांतर। अब जो क्या बताया कि जो है रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो कहाँ से जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जाती है। जब आप इसे प्रकाश से बनाएंगे तो ये अच्छे तरीके से बन के निकल के आएगा। यहाँ से इसे चला गया, यहाँ जो है कोई मुख्य फोकस से आएगा तो ये जो है परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ये यहाँ पर बना, यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के काटा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, C और F के बीच में। तो यहाँ पर देखिए वस्तु कितना बड़ा था और प्रतिबिंब उससे हल्का छोटा बना है। तो यहाँ जब हम C से परे रखते हैं, यानी C और अनंत के बीच में रखते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब निकल के आता है वो कहाँ बनता है, F और C के बीच में। तो F और C के बीच में साइज कैसा है, तो वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बना है, अभी छोटा ही है।
उसका जो है प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि ये वास्तविक यानी दर्पण के आगे बनता, वास्तविक दुनिया में जो बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, दर्पण में नहीं बनता है। और ये जो है उल्टा है, यानी नीचे की ओर बन रहा, हम वस्तु रखे थे ऊपर की ओर। इसको देखिए प्रैक्टिकल जो है इस पे समझिए कि यहाँ पर जो है हम रखेंगे कहाँ वस्तु को, ये है वक्रता केंद्र, ये है यहाँ पे मुख्य फोकस। अब यहाँ पर याद हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी सी से परे, हमें सी से इधर ही रखना है। तो देखिए ये जो है प्रतिबिंब, ये है बिंब की साइज, और यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ और सी के बीच में, तो यहाँ पर बन गया। और इसकी साइज कैसा है, साइज जो है वस्तु से छोटा है, इसकी प्रकृति जो है उल्टा है। हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे प्रतिबिंब इधर आता जाएगा, जैसे हम सी पे रख देंगे, तो देखिए सी पर रखने के बाद जो है प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर, और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा जो इसका प्रतिबिंब भी बन के सामने आएगी। यहाँ पर देखिए जब हम आगे बनाएंगे इसका डायग्राम, देखिए एक तो हो गया, दो भी हो गया, तीसरा में बोला गया हमें वस्तु को कहाँ रखना है, सी पर। देखिए ये हो गया इसका P, ये हो गया इसका F, और ये हो गया C। हमें वस्तु को कहाँ रखना है, C पर। C पर यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर जो है C पर रखने के बाद इसका जो कुछ ही प्रकार से ऐसे जाएगा। अब यहाँ जो है परावर्तन के पश्चात बताए थे कहाँ से जाता है, मुख्य फोकस से, यहाँ से चला गया, यानी ये जो है कुछ ऐसे गया, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गया। अब जो है यदि हम ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, तो ये जो है परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। ये देखिए, यानी एक दूसरे को काटा काटा कहाँ, यहाँ पे देखिए, ये इधर से गया और यहाँ से वापस चला गया। अब जो है तो मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ही इसका क्या बना, प्रतिबिंब, और उसको प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। यानी यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर। और साइज के साथ समान साइज, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, और जो है उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा ही होगा। तो हम जो है जैसे जैसे प्रतिबिंब इधर लेते जाएंगे, सॉरी बिंब हम इधर घसकाते जाएंगे धीरे धीरे, प्रतिबिंब जो है उसका भी स्थान इधर की ओर उल्टा आएगा, है ना। जब बिंब इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, धीरे धीरे घसकते जाएगा, और उसका साइज जो है याद रखना छोटा से बड़ा होते जाएगा। पहले बिंदु साइज था, फिर छोटा हुआ, फिर वस्तु के बराबर हो गया, अब क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कहाँ रख दिया, सी पर। देखिए यदि हम सी पर ले जाते हैं, जितना बड़ा वस्तु करते हैं तो नीचे भी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, दोनों एक दूसरे को काट रहा, कहाँ, सी पर। यदि हम ले जाते हैं सी से परे, सी और एफ के बीच में, जिसे हम एफ से परे बोलते हैं, ये है एफ और सी, एफ और सी के बीच में ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से परे, यानी सी से काफी इधर चला जाता है, और उसका साइज कैसा हो जाता है, वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु देखिए इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, और साइज तो प्रकृति तो उसकी वही रहेगी। यहाँ पर जो है हमें इसमें देखना है, अब हमें रखना है वस्तु को कहाँ, सी और एफ के बीच में। हो गया P, ये हो गया इसका F, और ये हो गया C। इधर जो है हमें जो है वस्तु को रखना कहाँ, C पर रखे थे ना, अब की बार रखना C और F के बीच में, C और F के बीच में, यहाँ पर जो है वस्तु को रख देंगे। अब यहाँ पर जो है रखेंगे तो इसका जो है ऐसे जाएगा एक प्रतिबिंब, एक किरण, उसके बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगा, ये चला गया, यानी ऐसे गया और यहाँ से ऐसे निकल गया। अब जो है बोला गया कि यदि हम कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर लाते हैं, तो समानांतर ले जाते हैं यहां से ऐसे, तो ये जो है कहां से जाती है, मुख्य फोकस से, ऐसे निकल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसे गए या यहाँ से ऐसे निकल गया। अब यहाँ देख रहे हैं हमें यहाँ पे काट रहा है, यानी जो है सी से ये परे बन रहा है, सी से इधर बन रहा है, और वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा, क्योंकि वस्तु ये था और इससे बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो सी तथा एफ से रखने के बाद जब आप प्रकाश बॉक्स से बनाएंगे अच्छे से पेंसिल वगैरह लेकर के, तो एकदम परफेक्ट निकल के आएगा, और सी से परे बनेगा। इसका साइज कैसा है, बड़ा, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु उससे बड़ा प्रतिबिंब, और उसका जो प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी। अब यदि हम रखेंगे एफ पर, एफ पर रख देते हैं, देखिए अब जो हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पर, ये है, देखिए एफ पर रखने के बाद यहां से जाएगा, परावर्तन के पश्चात यहां से इसे निकल जाएगा। और यदि जो है हम वक्रता केंद्र से ले जाएं, बोला गया वक्रता केंद्र से जितना पे आता है उतना ही पे लौट जाता है, इतना पे गया और इतना ही पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेगा, अनंत पे काटेगा, इसे जो इनफाइनाइट दिखाते हैं, इनफाइनाइट पे। तो यही बोला गया यदि हम एफ पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पे बनेगा, और क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, पता नहीं है ना कहीं पे जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा,
हम उसे बोल देते हैं अनंत पे बनेगा, और उसका साइज कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा वस्तु से, और वो जो है वास्तविक एवं कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। एक स्थिति और है कि यदि हम F तथा P के बीच में कर दें तो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया P और ये हो गया F और ये हो गया C। बोला गया F और P के बीच में रख देते हैं, यानी यहाँ P और F के बीच में रख दिए प्रतिबिंब, तो यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो है ये कहां से जाएगा, F से, यहां से ऐसे जाएगा। उसके बाद जो है यदि हम इससे C से गुजारेंगे, तो C से गुजारेंगे, जितना से जाएगा उतना ही से क्या होगा, वापस लौटेगा। तो ये हमें ना कहीं पीछे जो है मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो उसे हम डॉट डॉट से दिखा देंगे, यानी हम कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा और काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। तो F तथा P के बनने के बाद दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और उसका जो विवर्धित बड़ा यानी बहुत ज्यादा बड़ा, और अब जो है उसका प्रकृति बदल जाएगा, क्योंकि वो कहां बनेगा, दर्पण में बनेगा। जैसे ये है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यदि आप वस्तु को काफी नजदीक लाइएगा, जैसे हम यहाँ पे आपको कैमरे के पास ले जा रहे हैं, तब देखिएगा प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। लेकिन जैसे ही दूर करते हैं ना, तो आपको इसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, एकदम ना के बराबर लगता है, उल्टा उल्टा बनता है, लेकिन उतना पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे हम नजदीक ले जाते हैं तो पता चलता है कि प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा बन रहा है। वही बोला गया, यदि हम काफी दर्पण के नजदीक ले आएंगे किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण में ही बनेगा, पीछे बनेगा, और काफी ज्यादा क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये था इसका जो है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। अब हमें देखना उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ज्यादा नहीं है, उसमें दो ही है कि एक जगह वस्तु को अनंत पे रखना है, और एक जो अनंत, क्योंकि इसका जो उल्टा हो जाता है ना सब कुछ, इसका वक्रता केंद्र ये साइड हो जाता है, मुख्य फोकस भी इधर ही हो जाता है, इसमें हमें दो ही जगह वस्तु को रखना है। उत्तल दर्पण में यदि हम देखेंगे तो यहां से जो है ये इसका हो गया P, यहां पर हो जाएगा F, और ये हो गया इसका C। इसमें यदि हम अनंत से लाएंगे, अनंत पे कुछ किसी वस्तु को रखेंगे, तो उसमें जो किरणें आएंगी वो जो है परावर्तन के पश्चात वापस जाएगी, यहां से भी ये क्या होगी, वापस जाएगी। उसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, तो ये मुख्य फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे माना जाता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे, और कैसा रहेगा, छोटा बिंदु साइज का, और ये आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा कहने का मतलब है कि ये दर्पण में ही बनता है। काफी दूर रखिएगा तो वस्तु कैसा बनेगा, एकदम छोटा। तो देख रहे हैं पीछे का पूरा जो इसमें आ रहा है, तो ये इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो है ना वस्तु को छोटा करके इसका प्रतिबिंब बना के देता है। तो ये जो कैसा बनेगा, मुख्य फोकस में बनेगा और वस्तु से छोटा और आभासी तथा सीधा, क्योंकि ये दर्पण में बनता है। दूसरा बात करें तो यहाँ पे अनंत तथा दर्पण के, अनंत तथा जो है दर्पण में P और के बीच में रखेंगे। यहाँ पर जो है सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पर जो है P हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये F, और ये हो जाएगा इसका C। यहाँ पर जो हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, अनंत और P के बीच में, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये जाएगा, और यहाँ जो है ऐसे करके जाएगा। यहाँ से हमें लगेगा कि ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कहाँ पे, F पर। एक जो ऐसे यदि हम C से गुजारेंगे, यानी C से मिलता हुआ यदि प्रतीत होता है, देखिए कि ये कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, F तथा P के बीच में। इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा F तथा P के बीच में, या वस्तु से छोटा रहेगा, और ये आभासी तथा सीधा रहेगा। ये जो है बोलता गया कि यदि C से आती हुई प्रतीत होती है तो उतना ही जो है उसी जो है रास्ते से वापस लौट जाती है। एक ये भी बताए थे चार उसमें से। तो ये जो हो गया उत्तल दर्पण में दो ही जगह हम वस्तु को रखते हैं, और उसका जो दो ही प्रतिबिंब बनता है, दो ही प्रकार का। तो ये उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के थे, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के। तो ये हो गया इसका जो रिलेटेड, ये जो यहाँ पे आपके जो बुक में दिया गया है। बाकी हम समझते हैं आगे आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहला तो अंतर यह है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पास जब किसी बिंदु पर मिलती है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी जो है परावर्तन के पश्चात ऐसे करके आया और यहाँ से परावर्तन हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं बिंदु पे आके मिलेगा, तो वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कहने से मतलब है कि यहाँ दर्पण है, दर्पण से यदि वस्तु प्रकाश की किरणें टकराएगी और वापस जाके कहीं दूर बनाएगी, तो वो कहलाएगी वास्तविक किरणें। यानी जो वास्तविक दुनिया में बनना चाहिए, ठीक है, आईने दर्पण में नहीं बनना चाहिए। काल्पनिक यानी प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे उत्तल दर्पण में हमने क्या देख रहा था, यहाँ पर जो मिल नहीं रही है बल्कि मिलती हुई क्या हो रही, प्रतीत हो रही है। तो ये कैसा होगा, आभासी तथा काल्पनिक। और जो मिलती है वास्तविक में, वो हमें क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। जैसे हम यहाँ पे यदि करेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। इसे हम जो यहाँ पे एक फोकस देंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हम उसे पर्दे पे दिखा सकते हैं। तो जिसे हम पर्दे पे दिखा सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब को या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे दिखा नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का दर्पण के सम्मुख बनते हैं, और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है,
और वो काल्पनिक वो जो है आभासी प्रतिबिंब वो दर्पण के पीछे बनता है। ये भी एक अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब का सदैव उल्टा बनता है। वही वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो सदैव क्या बनेगा, वस्तु से जो वस्तु सीधा रहेगा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा यदि वो वास्तविक है तो। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, वो वस्तु से सीधा बनता है ना, वो उसका प्रतिबिंब सीधा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, पीछे का जितना देख रहे हैं सब सीधा है। लेकिन वही अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। यदि हम मार्कर को इसे खड़ा रखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके वो देख रहे हैं आप, यदि दिखाई दे रहा होगा तो कैमरे में पता नहीं, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, इसमें प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है। तो ये क्या हो गया, वास्तविक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। अब जो है अवतल दर्पण का हम कहां कहां उपयोग करते हैं, यह है अवतल दर्पण। इसका जो है सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश में शक्तिशाली समांतर किरण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे टकरा करके किरणें फिर जो है जाती है वापस, इसका जो है किया जाता है दर्पण सर्च लाइट वगैरह में, है ना। और दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक ऐसे करके लेता है ना डॉक्टर, दो चीजें लेकर ऐसे करके मुंह में डालता है, इसमें जो है ऊपर वाला दांत को इसमें जो है क्या बन रहा प्रतिबिंब, तो ऊपर वाला प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दांत का प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, बड़ा। तो वो दांत के जो है प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। सैलून वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको बोलेंगे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होगा, तो अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे छोटे अवतल दर्पण लगे हुए। अब इससे क्या होगा, सूर्य की प्रकाश जाएगी और टकरा करके एक जगह कहीं ना कहीं क्या होती है, केंद्रित होती है, और एक जगह केंद्रित होने से काफी ज्यादा ऊर्जा देती है, जिससे बहुत सारे काम, लोहा वगैरह और भी बहुत सारे धातुओं को पिघलाने में काम में लिया जाता है, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित होता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये है हमारे पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो है गाड़ी के साइड में जो लगा रहता है, ड्राइवर के साइड में, कि पीछे जो है कौन सी गाड़ी आ रही है, यानी जो उत्तल दर्पण में क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो पीछे जो बड़ी जगह होते हैं उसको छोटा करके दिखा देता है, जिससे ड्राइवर आसानी से देख लेता है पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो साइड मिरर के रूप में भी उपयोग इसे किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये उत्तल दर्पण, पीछे का पूरा जो है एरिया इसमें दिखाई दे रहा होगा, तो क्योंकि पीछे का जितना बड़ा एरिया उसमें छोटा करके यहाँ छोटे से प्रतिबिंब में दिखा दिया, छोटे से दर्पण में दिखा दिया, इसलिए इसको साइड मिरर के उपयोग में रूप में किया जाता है। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी के दर्पण में किया जाता है। जैसे एक जगह से गोली दर्पण लगा देंगे उत्तल दर्पण, तो ये उधर का भी हल्का दिखाएगा और इधर का भी हल्का दिखाता है, तो ये जो है एक तरह से सिक्योरिटी का भी काम करता है। जैसे आप देखिए इसमें जो बाहर वाला भी हल्का दिखा रहा है, इधर वाला भी दिखा रहा है, बीच वाला भी दिखा रहा है, तो इसको सिक्योरिटी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में क्या देखेंगे, सिनेमा हॉल वगैरह, दुकान वगैरह में लगाया जाता है, कोने पे खास करके। जैसे यहाँ पे जो है इधर भी जाना है, इधर जैसे इधर से एक रास्ता गया, इधर जाना है, तो यहाँ कोने पे लगा दिया जाता है, ताकि इधर से आने वाला व्यक्ति इधर वाले को देख ले, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा नहीं, और यहाँ लगता है इधर वाले भी व्यक्ति इसको देख लेते। जैसे यहाँ पे हम लगा देंगे तो ये प्रतिबिंब दोनों तरफ के बना के देगा, यहाँ पे का भी बनेगा और यहाँ का भी। तो इधर वाले व्यक्ति होंगे जो इधर देख लेंगे इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो सेक्रेटरी के रूप में किया जाता है, और बाकी जो है साइड मिरर के उपयोग में किया जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करें, देखिए चिन्ह परिपाटी कहने से मतलब है कि जो है किसमें प्लस लेना है किसमें माइनस लेना है। तो यहाँ देखिए ये जो है यदि हम वस्तु का तो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। देखिए यहाँ पर जो बनता है ये पढ़े होंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो ये जो होता है इधर हम जाते हैं तो क्या होता है प्लस, इधर जाते हैं तो क्या होता है माइनस, ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस और नीचे की ओर आते हैं तो माइनस। अब देखिए यदि हम ऊंचाई पर ओर जा रहे हैं यानी ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यदि हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या लेंगे, माइनस। यदि यहाँ जो है एक्स एक्सिस जैसे यहाँ पे मूल बिंदु माना जाता है ध्रुव को, यदि हम मूल बिंदु से दाहिने तरफ जा रहे हैं तो हमें जो है क्या लेना है, प्लस लेना है, और इधर बाएं साइड आ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। वहां यहीं पे बताया गया कि यदि हम जो है बाईं ओर आएंगे तो नेगेटिव और दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है ना, तो ये हो गया हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ऐसे बनता है और फोकस दूरी इधर हो जाता है ये वाला, तो इधर आगे तो क्या होगा, ये प्लस में होगा, और अवतल दर्पण में इधर होता है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो फोकस दूरी जो है पूछेगा किसमें जो है ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में। किसमें धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। दर्पण सूत्र जो है ये है, बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि बिंब यानी वस्तु को हमेशा इधर ही रखेंगे चाहे कोई दर्पण हो। यदि ये है अवतल दर्पण तो वस्तु हमें यहीं रखना, कहीं पे ध्रुव के इधर ही रखेंगे। यदि हम उत्तल दर्पण लेंगे तो भी वस्तु को हमें इधर ही कहीं पे रखना होगा।
तो दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। ये हमारे पास दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अभी तो इस वीडियो में इसे प्रूव करना मुश्किल है, हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें प्रूव करके बता देंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण से भी। बाकी से जो है न्यूमेरिकल्स मैथ बनाने में इसका जो प्रयोग किया जाता है, v क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। बाकी ये कैसे होता है इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें जो इसको जो है प्रूव करके बताया जाएगा। एक ये भी होता है कि r बराबर 2f होता है ना, कि यानी जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, या जो f बराबर r/2 भी बोलते हैं, यानी जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये सब जो प्रूफ वगैरह जितने भी करने के आते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। ये तो इसमें सिर्फ थ्योरी बताया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, इसे दर्पण सूत्र बोलते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आवर्धन की बात करें, आवर्धन क्या बताता है, तो आवर्धन बताता है कि वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब कोई बन रहा है, यानी उसके जो है अनुपात को बताता है, क्षमता को बताता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न यह आपेक्षिक विस्तार है जिसका ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कितना गुना बड़ा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसीलिए हम आवर्धन को, यानी मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन को एम से दिखाते हैं, तो कितना अनुपात उसका निकालते हैं कि प्रतिबिंब कितना बना, कितना बड़ा बना वो बिंब के आकार से। ठीक है, जैसे मान चलिए कि बिंब का जो साइज है मान चलिए 5 मीटर, प्रतिबिंब बन गया 10, तो यहाँ जो बताएंगे कितने कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रखेंगे, बिंब के नीचे, तो कितना हो गया 5 गुना 10 यानी 2:1 निकल के आएगा। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल बताया कि ऐसे करके हम निकालते हैं। या जो प्रतिबिंब की ऊंचाई कहेंगे h डैश ले लेते हैं, बिंब की ऊंचाई h ले लेते हैं, तो m बराबर h डैश अपॉन में h हो जाता है। तो ये जो है आपको क्लियर रखना, किसे हम आवर्धन बोलते हैं। यदि अब यहाँ देखिए, यदि हम इसमें चलेंगे तो m बराबर 1 कब होगा, यदि हम h डैश भी 1 रख दें, h बराबर भी 1 रख दें, तो 1/1 यानी कि निकल के आएगा 1, तो m का मान कितना होगा 1। तो बोला गया h डैश बराबर h, यानी दोनों का मान सेम रख दें, या जो है 1 रखें तो 2 रख दें, दोनों में 2 रख दें फिर भी 1 आएगा, 3 रख दें, यानी कि दोनों में यदि मान सेम हो जाएगा, यानी h डैश बराबर h हो जाएगा, यानी जितना बिंब का साइज उतना प्रतिबिंब का साइज आ जाएगा, तो हमारा m का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का मान भी कब होगा, जब हम बताया था ना कि यदि हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब भी उसी के साइज का बनता है। अच्छा, h डैश जो है यदि बड़ा है h से, ठीक है, ये है h डैश, ये है h, यदि ऊपर का मान जो है बड़ा हो गया, नीचे का मान छोटा हो गया, तो हमारा जो m का मान भी क्या हो जाएगा 1 से बड़ा होगा। हमको बोला गया कि m का मान क्या होगा 1 से बड़ा, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी जो है नीचे वाला मान बड़ा कर देंगे, ऊपर वाला छोटा, तो m 1 से क्या हो जाएगा छोटा। यानी इसे पूछा कि m ग्रेटर देन 1 होगा कब, कोई 4 को ऑप्शन देगा। m जो है छोटा होगा 1 से कब, कोई 4 को ऑप्शन देगा। m 1 के बराबर कब होता है, ये सब होता है। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। यदि m पॉजिटिव और m जो है 1 से छोटा है तो दर्पण उत्तल है, m यदि नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है और m बड़ा है 1 से तो दर्पण अवतल है। ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट है आपको जो क्या करना है, क्लियर करना है। यहीं से जो है गोलीय दर्पण के साथ साथ प्रकाश का परावर्तन भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बाकी अगला जो लेक्चर आएगा इसमें जो है लेक्चर 2 की बता दिए पहले कि एक लेक्चर में ये समाप्त नहीं होने वाला, अगला चैप्टर में आएगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, और उसमें गोलीय लेंस के बारे में हमें पढ़ना है। गोलीय लेंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसका उपयोग, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब, ये तमाम चीजें हम उसमें देखने वाले हैं। बाकी हमारा जो है यही रहता है टारगेट कि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाए, वो समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी जो अगले लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आएंगे। ठीक है, थैंक यू।